आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन सूर्य पूरे सोलर सिस्टम के मास का लगभग 99.9% हिस्सा बनाता है। बचा हुआ मास प्लैनेट्स और उनके सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, गैस और धूल से बना है। ये हमारे प्लैनेट के लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन यह हमें हर दिन गर्म रखता है। इसका टेम्परेचर लगभग 5537 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके आसपास की स्पेस फिर भी बर्फ की तरह ठंडी है। इसे समझने के लिए हमें हीट और टेम्परेचर में अंतर करना होगा। हीट किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की एनर्जी होती है। टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा। जब हीट उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब ऑब्जेक्ट हीट खोता है तो टेम्परेचर नीचे चला जाता है। हीट को 3 अलग अलग तरीकों से ट्रांसफर किया जा सकता है। सूर्य से रेडिएशन के जरिए करता है। इसका मतलब है कि ये हीट को लाइट के रूप में निकाल रहा है। आपका शरीर भी हीट रेडिएट करता है इंफ्रारेड वेव्स के रूप में। इसलिए थर्मल इमेजिंग कैमरे रात में भी आपके कमरे में होने का पता लगा लेंगे। ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा गर्म होगा वो उतनी ज्यादा हीट रेडिएट करेगा। टेम्परेचर केवल मैटर पर असर डालता है। चूंकि अंतरिक्ष में ज्यादातर वैक्यूम है, इसमें इतने ज्यादा पार्टिकल्स नहीं है जो रेडिएशन के अलावा किसी दूसरे तरीके से हीट को ट्रांसफर कर सके। जब सूर्य से आने वाली हीट किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है तो एटम्स एनर्जी को सोखना शुरू कर देते हैं, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि स्पेस में कोई मैटर नहीं है। स्पेस के वो रेयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हीट को सोख लेंगे और वे बस उसी तरह रहेंगे, जबकि ठंडा वैक्यूम ठंडा रहेगा। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारा मैटर है, इसलिए सूर्य की एनर्जी आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन अगर आप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर किसी ऑब्जेक्ट को सीधे सूर्य की रोशनी में रखते हैं तो वो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो जाएगा, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल से बना मैटर है। वैक्यूम का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि आप कहाँ हैं इस पर डिपेंड करते हुए स्पेस या तो आपको जला सकता है या फ्रीज कर सकता है। सूरज एक्चुअल में पीला नहीं है, ये एक बड़ी रेंज की वेवलेंथ पर लाइट देता है। हम इसके स्पेक्ट्रम की पीक को देखकर इसका टेम्परेचर और रंग दोनों बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठंडे स्टार्स लाल दिखाई देंगे और गर्म स्टार्स नीले होंगे, जिनके बीच में पीले, नारंगी और सफेद स्टार्स होंगे। जब सूरज की बात आती है तो स्पेक्ट्रम की पीक जिस वेवलेंथ पर पहुंचती है उसे हम आमतौर पर हरा कहते हैं, लेकिन हमारी आंखें इसे अलग तरह से देखती हैं। तो हरे रंग का ये शेड स्पेक्ट्रम की दूसरी वेवलेंथ के साथ कॉम्बिनेशन में इंसान की आंखों को सफेद दिखेगा। आमतौर पर हमें सूर्य पीले रंग का दिखता है क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर लाल के मुकाबले में नीली लाइट को ज्यादा बेहतर तरीके से फैलाता है। सनराइज और सनसेट के दौरान सूर्य के स्पेक्ट्रम में ज्यादा लाल रोशनी होती है जो हमें अमेजिंग सीनरीज देती है। सन स्पॉट सूर्य के विजिबल सरफेस के हिस्से होते हैं जो एवरेज तौर पर सूर्य से कहीं ज्यादा ठंडे होते हैं। वे उन हिस्सों के साथ ओवरलैप करते हैं जिनमें बढ़ा हुआ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये भाग सूर्य की विजिबल सरफेस पर हीट को निकलने नहीं देते हैं। इस तरह सूरज का बचा हुआ सरफेस उन सन स्पॉट्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा चमकदार होता है। इन कॉन्ट्रास्ट के कारण वो लगभग काले दिखते हैं। अगर हम सूर्य से उसका एक सन स्पॉट ले लें और उसे रात के आकाश में कहीं रख दें तो यह अलग लगेगा। जब हम इसे पृथ्वी से देखेंगे तो चंद्रमा के जैसा चमकीला दिखेगा। हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स एक ही डायरेक्शन में घूमते हैं क्योंकि वे एक ही प्रोटो प्लैनेटरी क्लाउड से बने हैं, सिवाय यूरेनस और वीनस के। उन पर शायद बहुत तेज इंपैक्ट हुआ होगा जिसके कारण वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगे। लेकिन गैलेक्सीज के साथ ये अलग है। आमतौर पर वे धूल और पार्टिकल्स के एक ही बादल से नहीं बनती है। साथ ही वे अंतरिक्ष में रैंडम तरीके से बिखरी हुई नहीं होती है। वे फिलामेंट्स में होती हैं, डेंस डार्क मैटर और गैलेक्सीज के पतले स्ट्रैंड्स जिनके बीच में वाइड्स होते हैं। प्रोटो गैलेक्सीज अंतरिक्ष के छोटे एरियाज में ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ी होती हैं। ये शायद डार्क मैटर के पूरे यूनिवर्स में फैले होने के कारण है। फिलामेंट्स में मैटर कॉर्कस्क्रू मोशन में चलता है और सबसे घने एरिया की ओर जाता है। तो हो सकता है कि कोई कॉमन डायरेक्शन हो जिस ओर गैलेक्सीज घूमती हो, लेकिन ये ज्यादातर रैंडम है। ऐसा हो सकता है कि हम एक दिन लूनर एलिवेटर देखें, एक केबल जो चंद्रमा के सरफेस से जुड़ी हुई हो। ये 2,50,000 मील तक फैली होगी। हम इसे सीधे अपने प्लैनेट से नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों घूम रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने प्लैनेट के ऑर्बिट में ऊंचाई पर टर्मिनेटेड फॉर्म में रख सकते हैं।
कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि हम कुछ अरब डॉलर में ऐसा एलिवेटर बना सकते हैं। चंद्रमा के पास रिसोर्सेज हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां मिलने वाली एक रेयर फॉर्म की हीलियम हमारे प्लैनेट पर फ्यूजन पावर स्टेशंस पर काम आ सकती है। इसके अलावा हम कुछ दूसरे रेयर एलिमेंट्स ले सकते हैं और उनका इस्तेमाल स्मार्टफोन्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं। इस तरह ऊपर और नीचे की लगभग 53 ट्रिप्स के बाद एलिवेटर खुद का खर्च उठा सकता है। केबल एक पेंसिल जितनी मोटी होगी, लेकिन इसका वेट करीब 40 टन होगा। ये उन मटेरियल से भी बनाई जा सकती है जो हमारे पास पृथ्वी पर पहले से ही, और कुछ इन्वेंट करने की जरूरत नहीं होगी। 2 एलिवेटर्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एक स्पेसक्राफ्ट हमारे प्लैनेट के सरफेस से एक स्पेस स्टेशन तक एलिवेटर को ऊपर उठाएगा, फिर इसे चंद्रमा की ओर फेंका जाएगा। आखिर में इसे चंद्रमा के सरफेस पर नीचे लाने के लिए एक और एलिवेटर होगा। हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के ऑर्बिट प्रेडिक्टेबल और स्टेबल हैं, लेकिन गैस जायंट की टक्कर एक अर्ली स्टेज में हुई होगी, जिस टाइम एक प्लैनेटरी सिस्टम बन रहा होगा। आमने सामने एक टक्कर होने पर 2 गैस जायंट्स आपस में मिल जाएंगे। वो अपना मास नहीं खोएंगे, जो मटेरियल उनके गैस में एनवेलप में है या जो उनके सॉलिड कोर में है। हाई स्पीड से इस तरह की टक्कर से एनवेलप गैस के बड़े हिस्से का नुकसान होगा और बहुत तेज स्पीड, बूम, दोनों प्लैनेट्स खत्म। अगर आमने सामने की टक्कर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों कोर एक दूसरे से बच जाए तो गैस जायंट्स मर्ज नहीं होंगे, लेकिन वो कुछ मास खो देंगे। ऐसी टक्करों के कारण गैस जायंट्स अपनी शेप भी बदल सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक गैलेक्सी को पाया है जो हमसे बहुत दूर है और जो हमारी मिल्की वे जैसे दिखती है। अब हम इसे वैसे ही देखते हैं जैसे तब थी जब यूनिवर्स केवल 1.4 अरब साल पुराना था, और अब ये 13.8 अरब साल पुराना है। इस दूर की गैलेक्सी से लाइट को आने और हमारे प्लैनेट तक पहुंचने में 12 अरब साल से ज्यादा समय लगा। ये गैलेक्सी शांत, स्टेबल और आश्चर्यजनक तरीके से बिना किसी कियोस्क के है। बाकी दूसरी गैलेक्सीज की तरह नहीं, जो अपनी अर्ली स्टेजेस में बहुत अशांत थी। मिल्की वे को छोड़ने के लिए हमें गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष दूर या 500 प्रकाश वर्ष वर्टिकली ट्रैवल करना होगा। हमारी गैलेक्सी सितारों की एक डिस्क है जो लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है और जो 1000 प्रकाश वर्ष मोटी है। सूर्य, इसका सेंट्रल स्टार, गैलेक्सी के सेंटर से आधे रास्ते पर स्थित है और वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्क के बीच के हिस्से के पास है। गैलेक्सी से जाते हुए हमें इसके किनारे से बहुत आगे जाना होगा, जिससे हम मिल्की वे के चारों ओर फैले हेलो पुराने तारे, डिफ्यूज गैस और ग्लोब जैसे क्लस्टर से दूर जा सकें। अगर आप मिल्की वे को उसकी फुल ग्लोरी में देखने के लिए और भी आगे जाना चाहते हैं तो आपको 48,000 प्रकाश वर्ष वर्टिकली ट्रैवल करना होगा। इस समय हमारे पास एक टेलीस्कोप भी नहीं है जिससे हम वहां भेज सकें। वहाँ ऐसे सेंट्रल स्टार्स हैं जो ग्रहों को खाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम स्टेबल है, कई दूसरे सोलर सिस्टम जैसा नहीं, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी या कोई दूसरा प्लैनेट अपना ऑर्बिट बदलकर सूर्य की ओर चला जाएगा। लेकिन लगभग 1/4 प्लैनेटरी सिस्टम्स जिनमें हमारे सूर्य के जैसे ऑर्बिट करते हुए स्टार्स हैं, उनका अतीत बहुत ही कियोटिक रहा है। उनमें से कुछ में ऐसे प्लैनेट्स हैं जो घूमते रहते थे और उनके अनप्रेडिक्टेबल माइग्रेशंस ने कुछ दूर प्लैनेट्स के रास्ते को बाधित किया होगा और उन्हें उनके ऑर्बिट से बाहर धकेल दिया होगा। इसका मतलब है कि कुछ प्लैनेट्स शायद सेंट्रल स्टार में गिर गए होंगे। जब ऐसा होता है तो प्लैनेट तारे की आउटर लेयर में घुल जाता है, जिसका मतलब है कि उसे खा लिया जाता है।